हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एचएससी के जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और ये जो भी मॉक टेस्ट अभी चल रहे हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है एचएससी के लिए, चाहे आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की, या फिर आगे हरियाणा कांस्टेबल का पेपर होने वाला है, तो इन सभी के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या ग्राम सचिव या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो जो भी बच्चा लेना चाहे ले सकता है। चलिए अब शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है जो भारत की पहली महिला शासिका थी? रानी पद्मिनी, रजिया सुल्तान, नूरजहां या उक्त में से कोई नहीं। देखिए हरियाणा के कैथल जिले में किसका मकबरा है? रजिया सुल्तान का। कई बार ये सिंपल ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान ही थी। और इनकी जो हत्या हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? कैथल में हुई थी, और यहीं पर जो था इनका मकबरा बनाया गया था। 1240 में इनकी हत्या हुई थी। 1236 में जो थी ये गद्दी पर बैठी थी और इनका जो पूरा काम रहा वो 1236 से 40 तक रहा। यानी कि मतलब जो गद्दी सिंहासन पर ये बैठी रही वो कब से कब तक? 1236 से लेकर 1240 तक। 1240 में कैथल में जो थी इनकी हत्या कर दी गई थी और वहीं पर इनका मकबरा बनाया गया था। और बेटी किसकी थी? इल्तुतमिश की। इनके हस्बैंड का नाम अगर पूछा जाता है तो अल्तुनिया था। अल्तुनिया इसके हस्बैंड का नाम था और फिदा का नाम क्या था? इल्तुतमिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए डैश इज अ लिटिल डिस्क्रिप्शन दैट appear along the top of a page so that the reader knows what's what। ओके, मतलब एक पेज है उसके ऊपर एक छोटा सा विवरण लिखा है जो कि एक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखता है ताकि पाठक को पता चल सके, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसको पता लग सके कि इस पाठ में या इस पेज पर क्या है। ये किससे हम शो करते हैं? हेडर, फुटर, नोट या रिव्यू। देखिए बिल्कुल पेज के ऊपर की बात हो रही है तो फुटर और रिव्यू तो वैसे ही नहीं बनेंगे। ठीक है, नोट या हेडर। तो हमें पता है पेज के ऊपर जो लगाया जाता है उसको हेडर बोलते हैं और पेज के नीचे जो लगाया जाता है उसको फुटर बोला जाता है। तो हेडर और फुटर होते हैं कंप्यूटर में ये दो चीज़। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेडर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हेडर यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हरियाणा में बसई आर्द्र भूमि किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, झज्जर या गुरुग्राम। बसई आर्द्र भूमि बताना है किस जिले में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बसई जो आर्द्र भूमि है ये है गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम में है। और बसई आर्द्र भूमि को जो है भारत की महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों में से जो है एक माना जाता है। ओके, इसके अलावा 2001 में जो था बसई को पक्षी अवलोकन स्थल के रूप में खोजा गया था। पक्षी अवलोकन स्थल के रूप में खोजा गया था। ठीक है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र को पता है आपको, महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन तक जो चला था। इसके अलावा कुरुक्षेत्र को और क्या कहते हैं? भगवद गीता की भूमि भी कहा जाता है। भगवद गीता की भूमि। ठीक है, ओके। फरीदाबाद हरियाणा का शहर है और 2020 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हुआ उसमें फरीदाबाद किस स्थान पर रहा है? 10वें स्थान पर रहा है। तो ये बस इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज इट्स पावर ऑफ रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। धातु की कौन सी विशेषता में यह शक्ति है कि प्रयुक्त बल को हटा लेने पर वह वापस अपनी मूल आकृति में आ जाती है? तो देखिए क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? मैलेबिलिटी, टेनिसिटी, इलास्टिसिटी या नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इलास्टिसिटी।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी है मेटल की, मतलब धातु की विशेषता है जिससे बल को जब हम वापस हटाएंगे तो वो क्या होगी, अपनी वापस से उसी शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए धातु से रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक हम 4 से 5 पढ़ चुके हैं, मॉक टेस्ट कर चुके हैं, और आपने देखा होगा इससे पहले 1-2 में भी जो था धातु से रिलेटेड, इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो थे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो देखिए धातु जो होती हैं, मेटल्स जो होती हैं, वो हमें पता है किस तरीके की होती हैं, सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, क्योंकि पारा जो एक धातु होते हुए भी किस उसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा क्या है, द्रव है। ओके, धातु कैसे होती हैं, कठोर होती है, लेकिन इसका भी अपवाद है कि कुछ धातु ऐसी भी हैं जो कठोर नहीं होती और उन्हें चाकू से जो है काटा जा सकता है। कौन सी धातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम को। सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। ओके, और इसके अलावा गैलियम है एक ऐसी धातु जिसको हम हथेली पर रखेंगे तो क्या होती है, वो पिघल जाती है। इसके अलावा चमक होती है धातु में। ठीक है, विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके अलावा देखिए मैलिएबिलिटी भी जो है उसका एक गुण है। मैलिएबिलिटी यानी कि अघातवर्धनीयता, जहां पे क्वेश्चन आता है कि अगर धातु को पीट कर जो पतली चादर बनाई जाती है, ये धातु का कौन सा गुण होता है, तो इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ओके, और अगर यहीं पर पूछे जाए कि अगर धातु से जो है खींचकर जो है तार बनाए जा सकते हैं, तो ये कौन सा गुण हो जाएगा, ये तन्यता का गुण हो जाएगा, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी। तो ये इसके क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, जहां से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा धातु को जब हम पीटते हैं तो एक साउंड भी जो है वहां से उत्पन्न होती है। ओके, तो धातु क्या होती है, ध्वनिक होती है, ये भी चीज याद रखिएगा। तो ये कठोर वाली पूछी जा सकती है आपको। एक और आता है, केरोसिन में डुबा कर जो है किसको रखा जाता है, तो सोडियम को ही रखा जाता है। ओके, खुले में जो है हम सोडियम को नहीं रख सकते हैं, तो केरोसिन में जो है डुबा कर रखा जाता है सोडियम धातु को। और ये पता चल गया कि सोडियम को जो है चाकू से भी काटा जा सकता है। और पारा जो है ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन का पृथक्करण डैश में सुझाया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1919, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1934 या फिर चौथा गोलमेज सम्मेलन 1947। यहां पे क्या कहा गया है, पंजाब की सीमाओं का पुनर्गठन और पंजाब से अंबाला डिवीजन को अलग करना, ये किस उसमें जो था सुझाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, उसमें जो था इसको कहा गया था कि पंजाब से जो है अंबाला डिवीजन को अलग किया जाए। तो बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होता है। घग्गर, दोहन, टांगरी, मारकंडा। यहां पे शिवालिक की पहाड़ियों की बात की गई है। तो देखिए शिवालिक पहाड़ियों से नहीं होती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मारकंडा की। हमें पता है मारकंडा नदी की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से ही होती है। मतलब मारकंडा जो है ये शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। उसके बाद ये किस किस राज्य में बहती है, ये किस किस जिले में, ओके हरियाणा की बात हो रही है। तो अम्बाला कुरुक्षेत्र, अम्बाला कुरुक्षेत्र में बहने के बाद ये कहाँ पे मिलती है, सरस्वती नदी में मिलकर राजस्थान में जो है प्रवेश कर जाती है। ओके, तो ये तो हो गया मारकंडा जो कि शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर बात आती है दोहन नदी की। दोहन क्या है, एक मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ जो है मिलकर बहती है। और कहाँ से निकलती है, दोहन नदी निकलती है ढोसी की पहाड़ियों से। और ढोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, ढोसी की पहाड़ियाँ हैं महेंद्रगढ़ में। ठीक है, ये जो नदी है दोहन नदी, ये ढोसी से निकलने वाली सबसे पुरानी नदी जो है मानी जाती है। और ये माना जाता है कि जो ये नदी थी दोहन नदी, ये ऋषि हुए हैं भृगु, ऋषि भृगु, उनकी पत्नी थी दिव्य पोलिमा, दिव्य पोलिमा उनकी आंखों से निकलती है, ऐसा जो है माना जाता है। ठीक है, ढोसी की पहाड़ियों से जो निकलती है दोहन। तो यहाँ पे राइट आंसर दोहन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे घग्गर और
टांगरी दी है, तो घग्गर नदी भी पता है मौसमी नदी है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हिमाचल राज्य में शिमला के समीप डाग सई स्थान से जो है ये निकलती है। ठीक है, तो ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। और हरियाणा में ये नदी जो है कालका के निकट निकलती है। इसके बाद जो है ये पंचकुला, अंबाड़ा, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट जो है ये लुप्त हो जाती है। और ये जैसे भी क्वेश्चन भी आया था पुलिस में कि दक्षिण पश्चिम जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है, वो घग्गर नदी है। ठीक है, इसके अलावा टांगरी नदी यहाँ पे दिया गया है। तो टांगरी नदी भी एक मौसमी नदी है जो किसके साथ मिलकर बहती है, साइबी नदी के नहीं, टांगरी नहीं, टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है, साइबी की तो दोहन होगी। ओके, हाँ, टांगरी जो है ये मारकंडा की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है, ये भी मोरनी की पहाड़ियाँ यानी कि शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाड़ा जिले में ये बहती है। ठीक है, अंबाड़ा में टांगरी, और फिर मारकंडा में ये मिल जाती है। तो मारकंडा, टांगरी जो है मारकंडा की सहायक नदी है और ये सारी नदियाँ क्या हैं, मौसमी नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वायसराय ने प्रशासन में स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण के लिए पहल की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हॉर्डिंग, वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड लिटन? क्या पूछा है, स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल पूछी है कि ये किसने जो थी की थी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। पता है आपको एक क्वेश्चन आता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये वही था, स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की जो पहल थी वो लॉर्ड रिपन ने ही की थी। ठीक है, 1880 में जो थे ये भारत के वायसराय बनकर जो थे आए थे। लिटन, लॉर्ड लिटन के बाद आए थे 1880 में भारत के वायसराय बनके लॉर्ड रिपन। ओके, तो इन्होंने जो थी इसकी शुरुआत की थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था, तो वो भी लॉर्ड रिपन ने ही किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त। ओके, और नियमित जनगणना ये भी किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रिपन। नियमित जनगणना शुरू कब से हुई थी, 1881। वैसे शुरुआत कब से हो गई थी, 1872 ईस्वी में मेयो के शासनकाल में जो थी पहली जनगणना हुई थी, 1872 में मेयो। लेकिन नियमित जनगणना जो थी वो रिपन के शासनकाल में हुई थी, कब, 1881 से शुरुआत मानी जाती थी और तब से लेकर आज तक जो है 10 वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है। ओके, तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन से 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया 1880 में जो था, इन्होंने ये वायसराय बनकर भारत आए। स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें कहा जाता है। स्थानीय सरकारी निकायों के निर्माण की पहल किसने की, लॉर्ड रिपन ने की। जनगणना की शुरुआत कहां से हुई, नियमित जनगणना, लॉर्ड रिपन। अगर वैसे पूछा जाए कि प्रथम जनगणना की शुरुआत, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ओके, तो ये सारे पॉइंट इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? अरावली की पहाड़ियों से मारकंडा नहीं निकलती, क्योंकि अभी ऊपर हमने पढ़ा कहाँ से आती है, शिवालिक की पहाड़ियों से आती है। टांगरी, फिर ये इसकी सहायक नदी है तो ये भी वहीं से होगी। घग्गर भी वहीं से है, और बचा क्या, साहिबी, तो साहिबी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोहन हमने पढ़ी थी कहाँ से, ढोसी की पहाड़ियों से, और साहिबी कहाँ से हो जाएगी, अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। वह शब्द जो अचानक और शक्तिशाली भावनाओं को अभिव्यक्त करता है क्या कहलाता है? विराम चिन्ह, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या संबोधन? देखिए, अचानक कोई चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है, तो हमें पता है अचानक कोई चीज़ होती है तो हमें हैरानी होती है, तो क्या क्या हो जाएगा उसमें, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहलाती है, ये विस्मयादि बोधक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन ए हीटेड सॉल्ट बैच? एक गर्म लवण स्नान में पृष्ठ कठोरीकरण की कौन सी विधि की जाती है? फ्लेम हार्डनिंग, गैस कार्ब्यूराइजिंग, पैक कार्ब्यूराइजिंग या लिक्विड कार्ब्यूराइजिंग? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा लिक्विड कार्ब्यूराइजिंग। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। 2000 में
अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता? धाकड़ छोरा, लाडो, फूलबदन या जाटनी? तो किस फिल्म के लिए जीता था ये? लाडो के लिए जीता था। ठीक है, लाडो के लिए जो था इसने ये पुरस्कार जीता था, अश्विनी चौधरी ने। तो राइट आंसर यहाँ पे लाडो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये 2000 में कोई पुरस्कार जीता था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अभी जो फिल्म पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में 63 में, उनमें भी पूछा जा सकता है कि किस फिल्म को जो था हरियाणा में जो है बेस्ट अवार्ड जो था दिया था, सर्वश्रेष्ठ फीचर का फिल्म। तो देख लेते हैं। देखिए 63 में जो हुए, 2017 में हुए थे ये, और इसमें जो था सतरंगी मूवी को जो था दिया गया था, सतरंगी। और 2015 में जो हुए थे, 2015 में आई थिंक 61 में हुए थे। ठीक है, 61 में, हाँ, उसमें मिला था पगड़ी द ओनर को, पगड़ी द ओनर को। ठीक है, और 2016 में नंगे पांव के निशान को मिला था। तो बस ये इसमें याद रखिए। सतरंगी के लिए यशपाल शर्मा जो अभिनेता थे, उनको भी जो है अवार्ड दिए गए थे। तो ये मेन पॉइंट इसमें बस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कॉपी कमांड के लिए लघु कुंजी क्या है? कॉपी कमांड के लिए पूछी है। एक और चीज याद रखिए, ये 2000 में हो गया लाडो को, और 2004 में याद रखिएगा, 2012 में मिला था चंद्रावल को, चंद्रावल 2 को मिला था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, हरियाणा में। देखिए अब इसमें पूछा है कॉपी कमांड के लिए, कॉपी यानी कि सी, तो कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ए, जब हमें पूरा जितनी भी फाइल्स है उनको सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल के लिए। कंट्रोल एक्स, एक्स का साइन आप देख सकते हो, कट का साइन है, इस तरीके से क्रॉस किया गया है, यानी कि इससे हम क्या करेंगे? कट करेंगे। वी क्या हो जाएगा फिर? वी किसके लिए हो जाएगा? पेस्ट के लिए हो जाएगा। तो कट के लिए एक्स का साइन आप देख सकते हैं, कट लगा है तो कट के लिए हो जाएगा। कॉपी के लिए सी हो गया यहाँ पे। पेस्ट के लिए आपको क्या यूज करना है? वी यूज करना है, कंट्रोल प्लस वी। और सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एक्स, सॉरी कॉपी पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन कंट्रोल प्लस सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? हुआंगे नदी, यांगत्से, पर्ल नदी, सिकियांग नदी? तो किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? हवांग हो। ठीक है, हुआंग हे नदी को जो है चीन की पीली नदी जो है कहा जाता है। ठीक है, एक और चीज याद रखिए, जिस तरीके से भारत में गंगा नदी को माँ का दर्जा दिया गया है, वैसे ही चीन में पीली नदी है जिसको जो है माँ कहा जाता है। ओके, लेकिन इस नदी के कारण जो है चीन में बाढ़ भी बहुत आती है, तो इसीलिए इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। चीन का शोक है, जैसे बिहार का शोक पूछा जाता है, ओके, ऐसे ही चीन का शोक कहा जाता है हुआंगो नदी को। ओके, और इसे ही पीली नदी भी बोला जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम सतसई और सत्याग्राही किसके द्वारा लिखित है? श्याम सतसई, अभी जैसे ये क्वेश्चन आया भी हुआ था पुलिस के एग्जाम में, आपने देखा होगा, सतसई से रिलेटेड पूछा गया था कि किसकी बुक है, तो ये हो जाएगी तुलसीराम शर्मा की। तो डी ऑप्शन तुलसीराम शर्मा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, इंकजेट प्रिंटर से डैश प्रिंटर अधिक महंगे होते हैं, उनकी प्रिंट गुणवत्ता उच्चतर है और अधिकांश, क्या है यहाँ पे, अधिकांश तेज है, आई थिंक यही है, मोस्ट आर फास्टर। डैश प्रिंटर आर मोर एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर, देयर प्रिंट क्वालिटी इज हायर एंड मोस्ट आर फास्टर। तो कौन से प्रिंटर है जिनकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है? देखिए डी वाले जो होंगे ना, डॉट मैट्रिक्स और डेजी, डॉट मैट्रिक्स और डेजी। पहली बात तो याद रखिए, प्रिंटर दो तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, ये जो होते हैं ये होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और डेजी वेल। दोनों की ही क्वालिटी बकवास होती है, मतलब अच्छी नहीं होती है, तो इसीलिए अभी ये यूज़ नहीं किए जाते हैं, तो ये तो कभी होगा ही नहीं।
अब यहाँ पे देखिए लाइन, इंकजेट और लेजर। तो जो प्रिंटर एक्सपेंसिव भी होते हैं और जिनकी प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी होती है वो होते हैं लेज़र प्रिंटर, ठीक है, जो अब यूज़ किए जाते हैं। तो लेज़र प्रिंटर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित एक लोक साहित्य संग्रहालय बताना है यहाँ पे। श्री कृष्ण संग्रहालय, जहाज कोठी, उरुस्वती या धरोहर संग्रहालय। गुरुग्राम में कौन सा है इसमें से, ये देखिए कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, उरुस्वती संग्रहालय। ये है हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां से ना एक बार थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुग्राम में स्थित कौन सा लोक कथा संग्रहालय है। ये पूछ लिया गया कि कौन सा लोक कथा संग्रहालय गुरुग्राम में है, तो कौन सा हो जाएगा, उरुस्वाती, ठीक है। उरुस्वाती है इसका पूरा नाम, उरुस्वती संग्रहालय, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। इसके अलावा यहाँ पे धरोहर संग्रहालय दिया गया है, तो धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है, धरोहर संग्रहालय है थानेसर में, थानेसर कुरुक्षेत्र में है धरोहर संग्रहालय, ठीक है। इसमें जो है एक ओपन एयर थिएटर भी है और हरियाणा की जो है विरासत को प्रदर्शित करता है ये संग्रहालय, नाम से ही पता चल रहा है धरोहर संग्रहालय, तो ये थानेसर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया गया है वो है जहाज कोठी क्षेत्रीय संग्रहालय। इस संग्रहालय को जो है पहले मतलब कोठी थी वहां पे हिसार में, किस नाम से जाना जाता था, जॉर्ज कोठी। कहां पर है ये, हिसार में, ओके। लेकिन लोग जो थे जॉर्ज को जहाज बोलने लगे, तो वही जो है नाम इसका आ गया है, जहाज कोठी के नाम से जो इसको बोला जाने लगा है। और जहाज कोठी में ही जो है ये संग्रहालय है, पुरातात्विक संग्रहालय, तो हिसार जो है यहाँ पे हो जाएगा। फिर बचा श्री कृष्णा संग्रहालय। श्री कृष्ण संग्रहालय या श्री राधा कृष्ण म्यूजियम, जो ये भी कहाँ पर है, ये भी कुरुक्षेत्र में है, ठीक है, कुरुक्षेत्र हो जाएगा। तो कृष्ण से रिलेटेड है तो कुरुक्षेत्र में, और धरोहर संग्रहालय भी कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे उरुस्वाती हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्रों में शामिल नहीं था। कोशला, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या फिर उज्जैनी। तो यहां पे अशोक के जो 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र थे कौन कौन से थे वो देख लेते हैं पहले। देखिए अशोक कौन सा साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी हमें पता है पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। तो एक तो हो गया इसमें महत्वपूर्ण केंद्र पाटलिपुत्र। इसके अलावा जो पूरी स्थायी राजधानी थी वो 4 प्रांतों में विभाजित थी मौर्य साम्राज्य की। कौन कौन सी, जहां से अशोक के शिलालेख जो थे प्राप्त हुए थे। देखिए एक था तोसली, तोसली कहां पर था, पूर्व में था, ठीक है। उज्जैन, उज्जैनी जो दिया गया है ये पश्चिम में था, ठीक है। स्वर्णगिरी था दक्षिण में और तक्षशिला था उत्तर में, ठीक है। तो ये मेन जो थे यहाँ पे 4 केंद्र थे। तो जो इनमें शामिल नहीं था कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कोसला। कोसला जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कोसला। तो 5 याद रखिएगा, एक पाटलिपुत्र हो गया और 4 जो है सुवर्णगिरी दक्षिण में, तक्षशिला उत्तर में, उज्जैनी जो था ये पश्चिम में था और तोसली पूर्व में था। चारों दिशाओं में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है ना कि किस दिशा में कौन सा था, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, देसन में देश हरियाणा के लेखक कौन थे। लक्ष्मीचंद, उदय भानुहंस, दयाचंद मैना या उक्त में से कोई नहीं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आई थिंक पूछा गया था, फीमेल की शिफ्ट में आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, जहाँ तक मुझे याद है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। देसन में देश हरियाणा ये किसकी बुक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर जो होगा यहाँ पे एक मिनट, दयाचंद, लक्ष्मीचंद जो है सही हो जाएगा, नहीं सॉरी उदय भानुहंस, उदय भानुहंस की जो है ये बुक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन ए प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट इज कॉल्ड। मतलब जो आंकड़े हैं उनको अच्छे तरीके से अरेंज नहीं किया गया है, संगठित नहीं किया, तो ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, टेबल या मेटा डाटा, क्या बोला जाएगा इसको? तो क्या हो जाएगा? जो चीज़ अरेंज नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा बोलेंगे। स्ट्रक्चर्ड क्या होगी? जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि असंरचित आंकड़े जो हैं सही हो जाएंगे। टेबल अलग चीज़ होती है जहाँ पे हम रिकॉर्ड्स को जो है रो कॉलम की फॉर्म में रखते हैं। ओके, तो टेबल तो है नहीं। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा अबाउट डाटा। ठीक है, डाटा अबाउट डाटा क्या हो जाता है? मेटा डाटा हो जाता है। तो स्ट्रक्चर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ऑर्गेनाइज्ड हो अच्छे वे में वो हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? बीबी लाल, इरफान हबीब, रोमिला थापरिया, विपिन चंद्र। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? बीबी लाल थे। तो फर्स्ट ऑप्शन बीबी लाल जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, मेंटल या उक्त में से कोई नहीं। ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को पूछा है क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिथोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा चित्र किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या महाराष्ट्र? भीमबेटका गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तो बी ऑप्शन एमपी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम का परमाणविक द्रव्यमान पूछा है कितना है? 23.0, 39.0, 32.0 या 93.0? पोटेशियम का परमाणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणविक द्रव्यमान है 39.0। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है? हरियाणा के सिरसा में बताना है कौन सा है इनमें से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अबूब शहर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, और तो ये कहाँ पे है? ये है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। ठीक है, नाहर कहाँ पर हो जाएगा? रेवाड़ी जिले में। ठीक है, इसके अलावा दो और दिए गए यहाँ पे, खोली रताइन और बीर शिकारगढ़। एक मिनट, हाँ हरियाणा में अबूब शहर हो गया। उसके अलावा खोली रताइन कहाँ पे हो जाएगा? खोली रताइन और वीर शिकारगढ़ दोनों ही कहाँ पर हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। ठीक है, नाहर रेवाड़ी में है ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। उस कक्षा में लड़कों की औसत आयु इतनी है, लड़कियों की इतनी है। तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है कितना है? ओके, तो यहाँ से देखिए किस तरीके से इसको निकाला जाएगा। देखिए कैसे किया जाएगा अभी। ये कह रहा है विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 पॉइंट। विद्यार्थियों में अब कौन है? बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं। ओके, यानी कि अब हमें नहीं पता कि कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं। तो टोटल हम क्या करेंगे? 15.8 गुना बॉयज़ प्लस गर्ल्स, मतलब जितने भी हैं टोटल वो हमने गुना करने होते हैं इनका, वो निकालने के लिए, सम निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये इक्वल आ रहा है किसके? लड़कों की औसत आयु। लड़कों की औसत आयु कितनी? 16.4, यानी कि 16.4 इंटू बॉयज़ करेंगे प्लस 15.4 इंटू गर्ल्स करेंगे। ठीक है, देन हमें इसको क्या करना है? सॉल्व। तो यहाँ पे हो जाएगा 15.8 बॉयज़ प्लस 15.8 गर्ल्स इक्वल टू 16.4 बॉयज़ प्लस 15.4 गर्ल्स। अब गर्ल्स को एक तरफ लेके आइए और बॉयज़ को एक तरफ, तो ये हो जाएगा
8 0.4 गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स 15.8 में से 15.4 को माइनस किया तो 0.4 आ जाएगा, और 16.4 में से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 14 में से 8 गए 6, ओके 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 0.6 बॉयज़। तो यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो बॉयज़ को इधर रखेंगे, गर्ल्स को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 0.4 बाई 0.6, तो 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो बॉयज़ कितने 2 और गर्ल्स कितने 3, तो 2:3 यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, BIS का मतलब क्या है। ये क्वेश्चन भी आई थिंक पूछा गया था, BIS की फुल फॉर्म आई थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी पूछा गया, श्योर नहीं हूँ मैं इसमें। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। तो पहले तो हम आज का ही निकाल लेते कि आज मतलब प्रेजेंट का कौन सा होगा जिसके पूछा जा रहा है। ओके, बीते हुए कल से पहले का दिन, यानी कि बीता हुआ कल क्या होगा, रविवार होगा, और आज कितना है, सोमवार है। तो आने वाले कल, सोमवार के बाद कौन सा कल आएगा, मंगलवार, उसके बाद का दिन क्या होगा, तो मंगलवार के बाद पूछा है, क्या आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। ठीक है, तो बुधवार यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग लॉजिकल फॉर्मेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो ग्रुप सेक्टर्स टुगेदर इनटू स्टोरेज यूनिट कॉल्ड ट्रैक, क्लस्टर, सेक्टर्स या स्टोरेज ग्रुप्स। लॉजिकल फॉर्मेटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम सेक्टरों को एक साथ भंडारण इकाइयों में रखता है। ठीक है, देखिए लॉजिक, ये सेक्टर्स को जहां एक स्टोर करके जहां पे रखा जा रहा है उसको क्या बोला जाएगा, ये पूछा गया है इसमें, तो इसको बोलेंगे क्लस्टर्स। ठीक है, क्लस्टर बोला जाएगा इसको, तो बी ऑप्शन क्लस्टर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। मतलब एक कार्य में जो भी कर्तव्य या उत्तरदायित्व का जो लिखित विवरण होता है क्या कहलाएगा, CV, रिज्यूमे, जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे, देखिए रेज्यूमे और CV तो नहीं होगा, ये दो तो आप वैसे ही कट कर सकते हो। जॉब एप्लीकेशन थोड़ी होगी ये तो जॉब एप्लीकेशन कब दी जाती है, जब हमें जॉब लेनी होती है तब आती जॉब एप्लीकेशन। ओके, अब हम यहाँ पे उसका मतलब जो जो काम करना है उससे रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि उस जॉब में क्या क्या काम करना है, तो कार्य विवरण यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HVPNL इन हरियाणा। HVPNL की फुल फॉर्म देखिए क्या हो जाएगी, H से हरियाणा बनेगा। ठीक है, विद्युत या वोल्टेज, विद्युत होगा, हरियाणा विद्युत, फिर है P परचेज या प्रसारण, प्रसारण होगा, बिल्कुल प्रसारण होगा, और NL से क्या होगा, निगम लिमिटेड होगा। ठीक है, निगम लिमिटेड, तो क्या बना, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 2019 लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत कितना है, 2019 में पूछ लिया है इस बार। ओके, तो ये हो जाएगा इस बार के जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें पूछा गया है, तो वो हो जाएगा 14.36%। ठीक, इसके अलावा हरियाणा का भी याद रखिएगा, हरियाणा विधानसभा की अगर हम बात करें तो जब 2014 में चुनाव हुए थे 12वीं विधानसभा के, तो उस वक्त जो थी 13 महिलाएं थी जो विधायक बनी थी, लेकिन 2009 में जो था ये आंकड़ा इस बार घट गया और टोटल 8 महिलाएं जो हैं इस बार मतलब जिन्होंने जीत हासिल की है विधानसभा में, वो कितनी हैं, 8 हैं 2019 में। अकेली 5 जो लेडीज़ हैं वो कहाँ से हैं, कांग्रेस से हैं, भाजपा से, बीजेपी से जो है 2 हैं, और जजपा से 1 महिला। ठीक है, तो टोटल 8 महिलाएं हैं जो 2019 के चुनाव में जीती थी हरियाणा विधानसभा में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उस धातु का नाम बताइए जिसमें लो नहीं होता है, फेरस धातु, नॉन फेरस, विद्युत रोधी या उक्त में से कोई नहीं, तो ये होती है नॉन फेरस मेटल। ठीक है, बी ऑप्शन नॉन फेरस धातुएं। ओके, रेज्यूमे शुड बी, रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए, कि छोटा और स्पष्ट होना चाहिए।
रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? रानिया कहाँ पर है? रानिया विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अमित पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर यात्रा जो है करता है, किसकी तरफ? पूर्व की ओर, सॉरी वेट, पूर्व की ओर बोला है तो यहाँ से एक पॉइंट मान लीजिए 15 मीटर गया है यहाँ पे। फिर बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर से वह बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो अमित अपने शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है? यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। तो डी ऑप्शन 5 किलोमीटर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट फोर्स? बल की गणना करने के लिए कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? फोर्स के लिए कौन सा सूत्र रहेगा? प्रेशर होगा, माइनस प्लस डिवाइड या मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, यानी कि दाब के साथ क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई करना है, क्या आ जाएगा? फोर्स निकल जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। A dash plug into one of the computer port and then project the video output on an external surface. Sound card, video card, monitor या डाटा प्रोजेक्टर। मतलब इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर के पोर्ट में लगाया जाता है और फिर वीडियो निर्गत को एक बाह्य पृष्ठ पर प्रक्षेपित कर सकते हैं। मतलब वीडियो जो है उसको फिर अलग से हम चला सकते हैं। क्या लगाना पड़ेगा? वीडियो कार्ड, ठीक है। 52 का नहीं, वीडियो कार्ड नहीं होगा, डाटा प्रोजेक्टर, सॉरी प्रोजेक्टर लगेगा ना बाहर तस्वीर दिखाने के लिए। तो डाटा प्रोजेक्टर प्लग इनटू वन ऑफ द कंप्यूटर पोर्ट एंड देन प्रोजेक्ट द वीडियो आउटपुट ऑन टू एन एक्सटर्नल, जहाँ पे हम ऑब्वियस है प्रोजेक्टर की हेल्प से ही जो है हम अब देखते हैं ना अलग से जो है आप उसको देख पाते हैं अलग जगह पे, एक्सटर्नल सरफेस पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच लेक इज ए कॉन्टिजियस टू असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हरियाणा? कौन सी झील है जो असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है? ब्रह्म सरोवर, करण, सूरजकुंड या बड़खल? अब हमें पता होना चाहिए कि असोला भाटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कहाँ पर, ठीक है। तो ये अरावली की पहाड़ियों पर है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे। और स्टेट कौन सी लगेंगे? फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये दो आएंगी। अब इनमें से आप देख सकते हैं करण झील तो वैसे कट हो गया, ब्रह्म सरोवर वैसे गया, दो ऑप्शन कट हो गए यहाँ पे, क्योंकि ब्रह्म सरोवर झील कहाँ पे हो जाएगा फिर? कुरुक्षेत्र में, और करण झील करण लेक करनाल में। तो कौन सी हो जाएगा? असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट बड़खल झील जो है ये असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट है, ठीक है। देखिए एरिया दोनों का लगता है वन्य जीव अभ्यारण्य में, फरीदाबाद का भी और गुरुग्राम का भी, ठीक है। बट बड़खल झील जो है यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य के निकट हो जाएगी, ठीक है। और सूरजकुंड झील आपको पता ही है, सूरजकुंड झील कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और बड़खल झील भी कहाँ पर हो जाएगी? फरीदाबाद में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बड़खल। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है? भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय बताना है, इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। एक में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी BIS, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। चलिए, शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ भारत की नहीं, हरियाणा के उत्तर में आ जाएंगी। ठीक है, उत्तर भाग में हो जाएगा ना, पश्चिमी नहीं है, दक्षिण पश्चिमी नहीं, पूर्वी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा बनाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑक्सफोम, एक्शन एड या उक्त में से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा यहां पे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जो है जारी करती है।
ओके। और भारत इस बार इसमें किस स्थान पर रहा है, तो 86वें स्थान पर रहा है। 180 देशों में जो है 2021 की जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2021 में जो है किस स्थान पर रहा है, 86वें स्थान पर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है संख्याओं के उस युग्म को चुने जिनमें वही संबंध हो जो दिए गए युग्म में। देखिए 11 से 121, 11 का स्क्वायर होके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 9 81 हो जाएगा। ये 2⁻3, ये 5⁻3, ये 4⁻3, सिर्फ ये 9 की पावर 2 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज किस नदी पर स्थित है? हथनी कुंड बैराज पूछा है, किस नदी पर स्थित है, तो यमुना नदी पर हो जाएगा। ओके, क्योंकि साहिबी और दोहन ये तो इस साइड है ही नहीं, क्योंकि ये बात होगी उत्तर की, हरियाणा के उत्तर में, और दोहन और साहिबी कहाँ पे हो जाएंगे, नीचे दक्षिण की तरफ, ठीक है। क्योंकि एक महेंद्रगढ़ से निकलती है, दूसरी अरावली की पहाड़ियों से, ठीक है, तो दोनों ये नहीं होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 25% हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ लिया है अब यहाँ पे। देखिए किस तरीके से निकलेगा, देखिए किस तरीके से करेंगे। अगर इसको मेथड से करेंगे तो अजीब हो जाएगा क्वेश्चन, समझ नहीं आएगा कुछ भी। अगर फॉर्मूला लगा कर अगर हम इसको करेंगे तो हम इसको जो है जो दिया गया है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या दिया गया और हमें निकालना किस तरीके से है। डायरेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पे बेचा गया जिसमें 25% की हानि होगी, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछ लिया है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य भी दे दिया और क्रय मूल्य भी, तो ऑब्वियस हमें किसी एक चीज़ को 100% मानना पड़ेगा, ठीक है। अंकित मूल्य क्या होता है, हम हमेशा क्या रखते हैं, क्रय मूल्य से ज़्यादा ही रख दें जो मार्क्ड प्राइस होता है। ओके, तो मैं मान लेती हूँ कि क्रय मूल्य 100% है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या है, 100% है। इसने कहा गया कि उस वस्तु को क्रय मूल्य पे ना बेचकर अंकित मूल्य पर बेचा गया है, और जब अंकित मूल्य पर बेचा गया तो अंकित मूल्य के 2/5, अंकित मूल्य मान लीजिए x है, x के 2/5 बेचने पर उसको कितनी हानि हुई, 25% की हानि। और हानि किस पर होती है, हानि होती है क्रय मूल्य पर। अब 100 में से अगर मैं 25% की हानि माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो ये बराबर आएगा 75 के, ठीक है। ये सीपी था ही, ये यहां से क्या निकलेगा, ये निकलेगा मार्क्ड प्राइस की वैल्यू। ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 75 × 5/2, 75 × 5 375, तो ये आ गया हमारा मार्क्ड प्राइस, यानी कि x की वैल्यू ये आ गई। अब हमारे पास सीपी भी है, एसपी भी है, दोनों का क्या निकाल सकते हैं हम, 375/2 और बटे में 100 चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं 25 चौक 100 होगा और ये 15 पे पूरा कट करेगा, तो 15:8, 15:8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कुछ नहीं किया, सिर्फ जो दिया गया था वो लिखा हमने। क्रय मूल्य हमने 100% लिया, फिर हमने कहा कि अंकित मूल्य मैंने ले लिया x, उसके 2/5 पर बेचने पर कितनी हानि हुई, 75% की, यानी कि 25% की हानि 75% आ गया। ओके, देन यहाँ से x की वैल्यू निकाली है और उन दोनों का रेशो निकाला है, तो 15:8 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 2010 में राज्य की दूसरी भाषा किसे अधिसूचित किया? हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी या तेलुगु? देखिए अंग्रेजी को नहीं किया, तेलुगु को नहीं किया, कौन सी को किया है, पंजाबी को किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे पंजाबी करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हिंदी तो वैसे ही है, राजकीय भाषा है हरियाणा की, तो यहाँ पे जो करेक्ट बन जाएगा वो पंजाबी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गायें हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या, तो हमें इसमें सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी होती हैं। सिर जितने हैं उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए और पैरों की संख्या के अकॉर्डिंग जो है इसमें बनाएंगे। देखिए कैसे होगा ये, देखिए किस तरीके से करेंगे। हम x और y ले लेते हैं, ठीक है। x को मान लीजिए क्या मान लेंगे, मुर्गियां, और y को मान लेंगे काव, यानी कि गाय। ये कह रहा है सिरों की संख्या 48 है, यानी कि सिर ऑब्वियस है, मुर्गी हो काव हो एक ही होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या देख सकते हैं कि x + y, यानी कि दोनों के अगर सिरों को मिला दे तो ये 48 के बराबर आ रहा है, ठीक है। फिर ये पैरों की संख्या बता रहा है, मुर्गियों के पैर कितने होते हैं, 2, और गाय के कितने हो जाएंगे, 4। ओके, तो मुर्गियों के पैर 2 होते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और गाय के 4 होते हैं तो 4y हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 140 के,
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें कट करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मैं उसको कट कर पाऊँ। तो 2x जमा 2y इक्वल टू 96, 96 आएगा, 2 16, 2 4 8 9। हाँ देखिए माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा कट, ये माइनस, ये हो जाएगा यहाँ से 2y इक्वल टू 10 में से 6 जाएंगे 4, 13 में से 9 गई 4, y इक्वल टू 22। अब y देखिए, y क्या था, y हमने काव माना था, तो ये आई है गायों की संख्या, लेकिन हमें निकालनी किसकी है, मुर्गियों की संख्या। तो सिरों की संख्या 48 थी, 48 में से मैं 22 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो 8 में से 2 जाएंगे 6, 4 में से 2 गया 2, तो 26 जो है मुर्गियों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी। तो बी ऑप्शन 26 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नॉर्डिक देश हैं? नॉर्डिक जो है कंट्री इसने पूछी हैं, कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो डेनमार्क आता है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और स्वीडन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, ये क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो नॉर्थ यूरोप और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज़ हैं उनको मिलाकर जो है ये बनाया गया है नॉर्डिक। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा पंजाब सीमांकन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? पंजाब सीमांकन अधिनियम, देखिए पंजाब सीमांकन अधिनियम का मतलब है यहाँ पे पंजाब लिमिटेशन एक्ट जो आया था उसके बारे में। ठीक है, पंजाब लिमिटेशन एक्ट, तो ये ना 1909 में आया, ना 1914 में, ना 1934 में, ये आया था 1920 में। इसको कहा ही क्या जाता है, पंजाब लिमिटेशन एक्ट 1920। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कब आया था, 1920 में आया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, किसी निश्चित कोड में 1289 को शिप और 6754 को वुल्फ लिखा जाता है, तो इसी कोड में 1276, तो यहीं से निकाल लेंगे 12 यानी कि SH हो जाएगा। ओके, और 76 ये रहा OW हो जाएगा, तो शो जो है यहाँ पे बन जाएगा SHOW। तो 72 का C ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिए, डैश हॉरिजॉन्टल रोज आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्षैतिज जो पंक्तियां हैं वो बतानी है कि कितनी जो हैं होती हैं। कितनी हो जाएंगी, तो हॉरिजॉन्टल रोज की अगर मैं बात करूं तो इसमें होती हैं 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं होती हैं, तो ऑप्शन C जो है करेक्ट होगा। इसके अलावा आपसे वर्टिकल भी पूछी जा सकती हैं, तो इसमें जो होते हैं 18 वर्टिकल कॉलम्स जो हैं होते हैं। एक और चीज़ याद रखिए, जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स बोला जाता है, या फिर उनको सीरीज़ बोलते हैं, पीरियड्स या सीरीज़। और जो 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। ठीक है, और वर्टिकल कॉलम होते हैं, इनको बोला जाता है क्या, इनको ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरीके से होती है ना, यहाँ पे ये इस तरीके से, फिर ये पूरी जो है एक सीक्वेंस इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये तो होते हैं इस वाली उसमें 7, और ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होती हैं टोटल 18। ठीक है, तो ये जो कॉलम बन रहे हैं, ये 18 जो कॉलम आ रहे हैं, इनको क्या बोला जाएगा, कॉलम क्या होंगे, जो इस तरीके से खड़े उसमें बनेंगे। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, ग्रुप्स बोलेंगे। ओके, और जो ये रो होंगी इस तरीके से, लाइंस जो होंगी हॉरिजॉन्टल रो में जो होगा उनको पीरियड्स बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसमें याद रखिएगा, रो जो हैं वो 7 होंगी और कॉलम्स कितने होंगे, जो वर्टिकल कॉलम होंगे वो 18 होंगे। चलिए C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गजनवी ने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया तब हरियाणा में
किस राजवंश शासन कर रहा था, मतलब कौन सा राजवंश था जो हरियाणा में उस वक्त शासन कर रहा था। गजनवी ने कब जो था भारत उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया, तब हरियाणा में, अच्छा उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण किया, तब पूछा है कि किसका जो था शासन था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, उस वक्त हरियाणा में शासन था तोमर वंश का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तोमर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा महमूद गजनवी पूछा जाता है ना कि कहाँ से जो था ये आया था, तो अफ़गानिस्तान में था गजनवी राजवंश, वहाँ का महत्वपूर्ण शासक हुआ है कौन, महमूद गजनवी। तुर्क मूल का जो है इसको माना जाता है, तुर्क मूल का। और ओके, और गजनवी ने आपको पता है बहुत बार जो था भारत पर जो है आक्रमण किया है। ऐसा माना कहा जाता है कि 17 आक्रमण थे जो गजनवी ने भारत पर किए थे। ठीक है, 999 में जब गजनवी सिंहासन पर बैठा तो उसने जो थी प्रत्येक वर्ष जो थी भारत पर आक्रमण करने की क्या ली थी, प्रतिज्ञा की थी कि वो हर वर्ष जो था भारत पर आक्रमण किया। तो उसकी शुरुआत होगी, जो पहला आक्रमण हुआ वो हुआ 1001 ईस्वी में। ठीक है, भारत के जो समीपवर्ती नगर थे वहाँ पर उसने आक्रमण किया, लेकिन उसमें जो थी उसको कोई सफलता नहीं मिली। फिर उसने दूसरा आक्रमण किया अगले साल 1001 और 1002 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर उसने जो सीमा पर जो प्रदेश लगते थे उन पर आक्रमण किया और जयपाल के विरुद्ध जो था इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, जयपाल जो था मतलब इसमें जो था गजनवी जीत गया था और जयपाल उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने क्या कर लिया था, आग में जलकर आत्मदाह जो था जयपाल ने कर लिया था। फिर तीसरा आक्रमण किया 1004 में महमूद गजनवी ने। ठीक है, फिर चौथा किया 1005 में, 1007 में किया, फिर 1008 में किया, 1009 में, 1010, 13, 15, मतलब इस तरीके से जो थे उसने टोटल 17 युद्ध जो थे किए थे। ओके, और आपको पता है सोमनाथ पर आक्रमण पूछा जाता है, तो 1025 में 1025 में जो था इसने सोमनाथ पर जो था आक्रमण किया था, ये उसका 16वां आक्रमण था। 17वां आक्रमण इसने 1027 में किया था और ये जाटों के विरुद्ध था इसका 17वां आक्रमण, जिसमें जाट जो थे पराजित हो गए थे। और 1025 में सोमनाथ को जो था इन्होंने निशाना बनाया था। सोमनाथ कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, और सोमनाथ मंदिर को लूटते समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं को का जो था कत्ल कर दिया था। 1014 में जो था, एक मिनट, ठीक है, तो ये सोमनाथ पर हो गया 25-26। 1014 में हरियाणा पर किया था। तो हरियाणा में किसका शासन था, तोमर वंश का शासन था। चलिए अगला देखिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 6:7। क्यू जो है ये पी से 4 वर्ष बड़ा है, क्यू पी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि इनका जो है डिफरेंस दे दिया है, मीन्स एक्स की वैल्यू 4 दे दी है। तो उनकी वर्तमान आयु हम निकाल लेंगे, 6x और 7x है, तो ये हो जाएगी 6 चौक 24 और ये हो जाएगी 7 चौक 28। पी की आ गई 24 और क्यू की आ गई 28। अब ये कह रहा है 4 वर्ष बाद पी और क्यू की आयु का अनुपात, 4 और जोड़ दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 32। ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32। 7:8 जो है यहाँ पे आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जब नहीं है तो 7:8, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला है, नजीबुद्दौला ने किस नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया, गंगा नदी के निकट, हिंडन, गागरा या रीवा। नजीबुद्दौला ने, तो नजीबुद्दौला ने हिंडन नदी के निकट जो था एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था। हरियाणा में जींद जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमतान साहिब की किसकी याद में बनाया गया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर या उक्त में से कोई नहीं। गुरुद्वारा दमतान साहिब की बात हो रही है कि ये किसकी याद में बनाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, लोहे को जंग लगाने से बचने का उपाय क्या है, पेंट लगाना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना, युक्त सभी। तो कौन सा होगा, जो सही होगा वो हो जाएगा ऑल द अबव। पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, तीनों ही जो है लोहे को जंग से बचने के उपाय हैं।
विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस, समान अंतर वाले पृष्ठों पर मशीनिंग हेतु कौन से प्रकार का फिक्सचर का प्रयोग जो है किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इंडेक्सिंग फिक्सचर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में बताना है कि किस तरीके से ये बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे, क्योंकि यहाँ पर प्लीज आया है तो क्या हो जाएगा? बैग्ड। शी बैग्ड मी नॉट टू गो अवे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। ही सेड टू हर, देखिए कैसे चेंज होगा, ही एज इट इज रहेगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड हर इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी। ठीक है, ही आस्क्ड हर इफ शी वॉज कमिंग टू द पार्टी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इसको अरेंज करना है। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड रोबोट विल टेक ओवर स्पेशली, एंड ये दिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा? इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड, दैट होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये दो ही ऑप्शन में आया है दैट वाला, आरपीएस क्यों या आरएस। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। दैट इन फ्यूचर मैनी ऑफ आवर, फ्यूचर के बाद मैनी ऑफ आवर सही नहीं लग रहा है। ठीक है, नहीं लग रहा है तो दूसरा चेक करते हैं। देखिए, इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट इन फ्यूचर, इसके बाद पी फ्यूचर रोबोट्स, बिल्कुल सही है, फ्यूचर रोबोट्स विल टेक ओवर many of our tasks, especially jobs of a repetitive nature। ये पॉइंट बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये वाला डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करके आइएगा। ओके, एक बार फर्स्ट वाला देख लीजिए कि फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट लाइन के बाद कौन सा बन रहा है, देन यहाँ पे ऑप्शन में चेक कीजिए कि कौन किस किस में जो है वो सीक्वेंस बन रही है, उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो फर्स्ट में देखिए, जब हमने देखा आर के बाद एस, तो बिल्कुल नहीं फिट हो रहा था ये कि दैट इन फ्यूचर मैनी ऑफ आवर टास्क, तो फ्यूचर रोबोट्स आना था, इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, इसमें एक्टिव पैसिव वॉइस है। रेन डिस्टर्प्टेड द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सेंटेंस पैसिव में है, इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है। क्या बन जाएगा? देखिए यहां से देखिए, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये हो जाएगा वॉज डिसरप्टेड बाय रेन। ठीक है, ये एक्टिव में ही था, पैसिव में बदलना था हमें। ओके, तो यहां से शुरुआत की हमने, द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वॉज रेन, वॉज डिस्टर्प्टेड बाय रेन। सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हिंदी के हैं। सकाम का विलोम शब्द पूछा है, क्या हो जाएगा? सकाम निष्काम हो जाएगा इसका विलोम शब्द। ठीक है, चलिए, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम, देशज या पर्यायवाची। तो पर्यायवाची बोला जाता है। तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। देशज जो देसी भाषा के होते हैं, और जो समान अर्थ रखते हैं वो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, भवन शब्द का बहुवचन रूप बताना है, तो भवन का बहुवचन भी भवन ही रहेगा। ठीक है, ना भवनी बनेगा ना भवनो, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन वर्णमाला सही होगा। ओके, चलिए आगे अब हम आईपीसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस निर्णय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मृत्यु दंड बिरले से बिरले मामले में दिया जाए? रेक्स बनाम गोविंद, हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। यानी कि जो मृत्यु दंड दी जाती है वो मतलब एक बहुत ज़्यादा वैसी सिचुएशन जब बन जाती है उसी वक्त जो है देनी चाहिए, यानी कि घोर से ज़्यादा घोर अपराध जब किया गया हो। तो ये किस इसमें किया गया था? तो वचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में किया गया था प्रतिपादित। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां की वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई कि जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी होगा वह है,
मतलब जहाँ पे राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि इतना जुर्माना है, तो उस अपराधी को कितने रकम का जुर्माना जो है देना होगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगा। ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं बनेंगे इतने ज़्यादा, तो असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट है, यदि अपराध कारावास या जुर्माना दोनों से दंडनीय है, अपराध भी है कारावास और जुर्माना, मतलब जो अपराध किया गया है उसमें कारावास की सजा भी और जुर्माना दोनों से दंडनीय है, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि, मतलब कारावास की वो अवधि क्या होगी, तो राइट आंसर होगी, एक मिनट, जितना जुर्माना लगेगा वो कारावास की अवधि का कितना होगा, ये पूछा गया आई थिंक इसमें, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत प्रतिरोध और एकांत प्रतिरोध की सीमा को समझाया गया है, तो किस में बताया गया है एकांत प्रतिरोध और उसकी परिसीमा, तो ये हैं धारा 73 और 74 में, तो सी ऑप्शन धारा 73 और धारा 74 यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपराध के किसी सिद्ध दोष व्यक्ति को कुल मिलाकर कितने समय के लिए एकांत कारावास में रखा जा सकता है, एकांत कारावास की बात की जा रही है, तो कुल मिलाकर कितने समय के लिए, सिर्फ 3 माह के लिए जो है उसको एकांत कारावास में रखा जा सकता है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सी धारा एकांत प्रतिरोध का प्रावधान करती है, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना एकांत प्रतिरोध का, कौन सा आर्टिकल था, धारा 73 और धारा 74 थी, तो राइट आंसर यहाँ पे धारा 73 हो जाएगा। ठीक है, आजीवन कारावास के दंड आदेश का लघुकरण भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है, लघुकरण किस में होता है, ये हो जाएगा धारा 55 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मृत्यु दंड को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में उचित ठहराया है, तो ये मामला हो जाएगा जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आजीवन कारावास का अर्थ शेष तक का कारावास है, तो ये किया था गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य है, भागीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन और जाहिद हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में ये कहा गया कि जो आजीवन कारावास है उसका मतलब क्या है, जो शेष जीवन उसका बता, मतलब मृत्यु तक जो है उसको कहाँ पे रहना है, कारावास में। ठीक है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि इंग्लैंड की भांति भारत में भी अपराधी को दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर है और इस भार का निर्वहन युक्ति युक्त संदेह से प्रे करना है, तो ये किस मामले में कहा गया था, KM नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से धाराओं का कौन सा समूह अपराध के साधारण अपराधों की विवेचना करता है, मतलब बचाव की विवेचना जो है करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 76 से 106। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आईपीसी के नहीं पूछे गए हैं, आईपीसी के मतलब जो अदर एग्जाम हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में उनमें पूछे गए हैं, हरियाणा में नहीं पूछे गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन थे वो हरियाणा में पूछे गए थे, प्रीवियस पेपर जैसे चल ही रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से जो है अभी रिपीट होके जो पेपर आया था इन्हीं में से जो थे सारे क्वेश्चन रिपीट थे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी जो है करके जाएं। थैंक यू सो मच।